आज हम बात करेंगे शुक्राणु की संरचना की। तो देखो, शुक्राणु की जो संरचना है इसमें 4 भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग शीर्ष भाग, ग्रीवा, मध्यखंड व पुच्छ भाग। यदि शुक्राणु को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो शुक्राणु की संरचना में 4 भाग दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग, ग्रीवा, मध्यखंड व पुच्छ भाग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्राणु के शीर्ष भाग की। तो शुक्राणु जो है, इसका शीर्ष भाग जो है एक्रोसोम और केंद्रक से मिलकर बना होता है। शुक्राणु का शीर्ष भाग किसे कहेंगे? शुक्राणु का जो अग्र भाग है यह उसका क्या भाग कहलाता है? शीर्ष भाग यानी हेड भाग कहलाता है। और यह एक्रोसोम व केंद्रक से मिलकर बना होता है। बात कर लेते हैं एक्रोसोम की। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में जो एक्रोसोम है यह एक टोपीनुमा आकृति में स्थित होता है। शुक्राणु का जो हेड वाला पोर्शन है इसमें शीर्ष भाग पर जो एक्रोसोम है यह टोपीनुमा आकृति में स्थित रहता है। इस एक्रोसोम का जो निर्माण है यह गोल्जी काय द्वारा होता है। हमने पढ़ा था एक्रोसोम का निर्माण, तो उसमें हमने कहा था कि जो स्पर्मेटिड का जो गोल्जी काय है, इस गोल्जी काय के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक्रोसोम के अंदर कुछ अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जिनमें मुख्य है हाइलुरोनिडेज, इसके अलावा बात करें तो कैटेफिन, इसके अलावा स्पर्मलाइसिन, प्रोटीएज आदि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर है एक्रोसोम में। एक्रोसोम में कुछ अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जिनमें मुख्य है हाइलुरोनिडेज, कैटेफिन, स्पर्मलाइसिन और प्रोटीएज। अब इन अपघटनीय एंजाइम यानी पाचक एंजाइम का कार्य क्या होता है कि जब जो शुक्राणु है यह मूवमेंट करता हुआ जब अंडाणु के पास पहुंचता है तो ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? अंडाणु की जो झिल्ली है इस झिल्ली को क्या कर देंगे? गला देते हैं। यानी इस झिल्ली का क्या कर देंगे? पाचन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु का जो हेड वाला पोर्शन एक्रोसोम के पीछे जो केंद्रक है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो किस में चला जाता है? अंडाणु में, यानी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब क्या है कि शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है जिसके अंदर टोपीनुमा आकृति में एक्रोसोम पाया जाता है, इस एक्रोसोम के बाहर की तरफ यानी शुक्राणु के शीर्ष की तरफ जो बाहर की तरफ प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली, यह प्लाज्मा झिल्ली जो है, इस प्लाज्मा झिल्ली पर अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है। और इस अम्लीय प्रोटीन का नाम होता है एंटी फर्टिलाइजिन।
तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है इसमें एक्रोसोम के बाहर की तरफ जो प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, इस प्लाज्मा झिल्ली पर अम्लीय प्रकृति की एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एंटी फर्टिलाइजिन। अब यह प्रोटीन जो है एंटी फर्टिलाइजिन, ये क्या करती है, एंटी फर्टिलाइजिन अंडाणु की जो झिल्ली है, इस अंडाणु की झिल्ली पर भी एक अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है, अम्लीय प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन। इसको पहचानने का कार्य करता है कौन, एंटी फर्टिलाइजिन। जो अम्लीय प्रोटीन है एंटी फर्टिलाइजिन जो शुक्राणु के शीर्ष भाग की प्लाज्मा झिल्ली पर पाई जाती है, यह अम्लीय झिल्ली, अम्लीय प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिन अंडाणु की झिल्ली पर पाए जाने वाली अम्लीय प्रोटीन फर्टिलाइजिन को पहचानती है और उसके साथ क्रिया करती है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि जो एक ताला है वो विशेष प्रकार की चाबी से ही खुलता है, उसी प्रकार से एक जाति विशिष्ट का जो शुक्राणु है उसकी झिल्ली पे पाया जाने वाला जो एंटी फर्टिलाइजिन अम्लीय प्रोटीन है, यह उसी जाति के अंडाणु की झिल्ली पर पाए जाने वाली अम्लीय प्रोटीन फर्टिलाइजिन से क्रिया करता है और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं शुक्राणु के अंदर शीर्ष भाग में केंद्रक की। तो देखो शीर्ष भाग के अंदर दो संरचनाएं थी। एक तो हमने कहा एक्रोसोम जो कि शुक्राणु का शीर्ष भाग में सबसे पहले पाया जाता है और एक्रोसोम के नीचे पाया जाता है केंद्रक। तो देखो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है, हेड पोर्शन है, इसमें एक्रोसोम के नीचे केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक जो है इसकी आकृति यानी ये कहें जो आकार में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है, यानी शीर्ष भाग का अधिकांश भाग जो है वह केंद्रक के द्वारा घेरा जाता है और आकार में बड़ा है। और यही केंद्रक जो है इस शीर्ष भाग की संरचना का निर्धारण करता है, शीर्ष भाग की संरचना का निर्धारण करता है जो कि आकार में बड़ा होता है और एक्रोसोम के नीचे पाया जाता है। एक एक्रोसोम के नीचे जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका का अभाव होता है, केंद्रिका का अभाव होता है। केंद्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए पाया जाता है। केंद्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है वो पाया जाता है और इस डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ का कार्य होता है आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक जो शुक्राणु है उसकी संरचना को हमने चार भागों में बांटा, शीर्ष भाग, ग्रीवा, मध्य खंड और पुच्छ भाग। शीर्ष भाग के अंदर दो संरचनाएं सम्मिलित की गई थी, एक्रोसोम और केंद्रक। शीर्ष भाग के अंदर ऊपर की तरफ टोपीनुमा आकृति संरचना को हमने एक्रोसोम कहा है और उसके नीचे वाला भाग जो है वो केंद्रक कहलाता है, जो कि आकार में बड़ा होता है और जिसमें केंद्रिका का अभाव होता है और आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, जो कि आनुवांशिक गुणों को या सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। अब क्या है, जो शीर्ष भाग है इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो ग्रीवा कहलाता है। शीर्ष भाग के नीचे वाला पोर्शन ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा क्या करती है कि जो शीर्ष भाग है और जो मध्य खंड है इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य किसका होता है? ग्रीवा का होता है। अब जो ग्रीवा है, इस ग्रीवा के अंदर दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। एक तो है समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरा है दूरस्थ तारक केंद्र। तो ग्रीवा वाले पोर्शन में केंद्र के नीचे जो तारक केंद्र पाया जाता है उसे तो कहा जाता है समीपस्थ तारक केंद्र और इसके नीचे पाया जाने वाला तारक केंद्र कहलाता है दूरस्थ तारक केंद्र। अब बात करते हैं इन दोनों तारक केंद्रों के कार्य की। जो समीपस्थ तारक केंद्र है ये क्या करता है?
जब निषेचन हो जाता है, या हम कहें कि जो निषेचित अंडाणु है या जो निषेचित अंड है, इसके अंदर जो प्रथम विदलन होता है, प्रथम विदलन जो होता है, इसको प्रेरित करने का जो कार्य है वो किसका होता है? समीप्त तारक केंद्र का, जो कि ग्रीवा वाले पोर्शन में केंद्र के जस्ट नीचे पाया जाता है और निषेचित अंडे में प्रथम विदलन को प्रेरित करता है। विदलन का मतलब क्या है? विभाजन। यानी जो प्रथम विभाजन जो होगा निषेचित अंडे में वो किसकी सहायता से होगा? समीप्त तारक केंद्र की सहायता से। इसके अलावा समीप तारक केंद्र के नीचे जो तारक केंद्र पाया जाता है उसे हमने कहा है दूरस्थ तारक केंद्र। तो दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है? शुक्राणु के अंदर जो अक्षीय तंतु है, एक्सियल फिलामेंट जो है, इनका निर्माण करता है। अक्षीय तंतु का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? दूरस्थ तारक केंद्र द्वारा। तो ग्रीवा वाले पोर्शन में 2 तारक केंद्र है, जिसमें से समीप तारक केंद्र निषेचित अंडे में प्रथम विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है, जबकि दूरस्थ तारक केंद्र अक्षीय तंतु का निर्माण है वो करता है। अब बात करते हैं ग्रीवा वाले पोर्शन के नीचे शुक्राणु का मध्य खंड उपस्थित होता है। इस मध्य खंड को शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष भी कहा जाता है। शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य खंड के अंदर असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अभी हमने कहा कि दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा किसका निर्माण होता है? अक्षीय तंतु का। इन अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिल आकार में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उपस्थित होते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं निबेन कण। हमने कहा अभी कि जो शुक्राणु का जो मध्य खंड है यह इसका ऊर्जा कक्ष कहलाता है, क्योंकि इसमें असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि शुक्राणु को गति के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में उपस्थित अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिल आकार में पाए जाते हैं, जिन्हें निबेन कण कहा जाता है। इसी प्रकार शुक्राणु का जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग में इस निबेन कण के चारों ओर, या हम कहें जो परिधि की तरफ जो प्लाज्मा झिल्ली है उस पर कोशिका द्रव्य एक मोटी परत के रूप में पाया जाता है। इसको कहा जाता है मेनचेट। क्या कहेंगे? मेनचेट। यानी शुक्राणु के मध्य भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर जो माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल आकार में है वो तो कहलाएंगे निबेन कण, और जबकि इसके परिधि की तरफ जो कोशिका द्रव्य एक गाढ़ी परत के रूप में है वो कहलाता है मेनचेट। शुक्राणु का जो मध्य खंड है वो आगे किस भाग में होता है? पुच्छ के रूप में। शुक्राणु का मध्य खंड और पुच्छ भाग के संधि स्थल पर एक वलय पाई जाती है। इस वलय को कहा जाता है जेन्सन वलय। क्या कहेंगे? जेन्सन वलय। कहाँ पर पाई जाएगी? कि जो शुक्राणु का जो मिडल पोर्शन है और जो इसकी जो पुच्छ यानी जो टेल वाला भाग है, इन दोनों के संधि स्थल पर एक वलय पाई जाती है जिसका नाम है जेन्सन वलय। ये जेन्सन वलय क्या करेगी कि मध्य खंड में पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया है यानी जो सूत्रकणिका है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ पर जाने से रोकेगी? पुच्छ भाग में। यानी मध्य खंड के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पुच्छ भाग में नहीं जा पाएंगे। किसके कारण? जेन्सन वलय के कारण। तो शुक्राणु का जो मध्य खंड है उसके बाद वाला जो संकरा भाग है, संकरा व लंबा भाग है, वो पुच्छ कहलाता है। और इस पुच्छ के मध्य में क्या पाया जाता है? अक्षीय तंतु। क्या पाए जाते हैं? अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। शुक्राणु की पुच्छ में जो अक्षीय तंतु पाए जाते हैं, इसकी जो संरचना है, इन अक्षीय तंतु की जो संरचना है वह कशाभिका के समान 9+2 प्रकार की होती है। 9+2 प्रकार की होती है।
तो ये हो गई अपनी शुक्राणु की संरचना। हेड वाला पोर्शन जिसमें एक्रोसोम और केंद्रक होते हैं, फिर ग्रीवा जो कि शीर्ष और मध्य खंड को जोड़े हुए हैं। मध्य खंड में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि अक्षीय तंतु के चारों ओर सर्पिल रूप में हैं, जिन्हें निबेन कण कहते हैं, और यह इसका एनर्जी कक्ष होता है जो कि इसे गति करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें कोशिका द्रव्य परिधि की तरफ एक गाढ़ी परत के रूप में है जिसे मेंचेट कहते हैं। मध्य खंड आगे एक पतले संकरे भाग में रूपांतरित रहता है जिसे हम कहते हैं पुच्छ, और पुच्छ और मध्य खंड पर एक वलय है जिसे जंक्शन वलय कहते हैं, जो कि मध्य खंड के माइटोकॉन्ड्रिया को पुच्छ भाग में जाने से रोकेगी। और पुच्छ में पाए जाने वाले जो अक्षीय तंतु है और इसकी संरचना कशाभिका के समान 9+2 प्रकार की होती है। अभी हमने पढ़ा कि जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु का निर्माण मानव नर के वृषण में होता है। वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है जिनमें इन शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होने के पश्चात ये शुक्राणु सहायक वाहिका द्वारा या सहायक नलिका द्वारा कहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं? अधिवृषण में। अधिवृषण में यानी वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में जो शुक्राणु बने थे, इन शुक्राणुओं को सहायक नलिका द्वारा अधिवृषण में पहुँचाया जाता है। अब इस अधिवृषण में जो शुक्राणु पहुँच गए हैं, यहाँ पर इनका परिपक्वन होता है। शुक्राणुओं का क्या होगा? परिपक्वन होगा, और साथ में अधिवृषण में इन शुक्राणुओं को संग्रहित करके रखा जाता है। यानी इनको स्टोर कहाँ पे किया जाता है? अधिवृषण में। और बनते कहाँ हैं? वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में, और बनने के पश्चात में इनको संग्रहित अधिवृषण में किया जाता है, जो कि सहायक नलिकाओं के माध्यम से अधिवृषण में लाए जाते हैं और यहाँ पर इनका परिपक्वन होता है। अधिवृषण से ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी में स्थानांतरित होते हैं, और फिर ये शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, काउपर ग्रंथि, इन ग्रंथियों के स्त्राव के साथ मिलकर शुक्राणु जो है वो वीर्य का निर्माण करते हैं। वीर्य या जिसे हम सीमन कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। मानव नर के द्वारा एक बार मैथुन जब किया जाता है, उस दौरान जो शुक्राणु स्थानांतरित किए जाते हैं मादा की जनन नलिका में, तो उस समय लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु छोड़े जाते हैं। 200 से 300 मिलियन शुक्राणु छोड़े जाते हैं। तो क्या कहा हमने कि मानव के वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु बनते हैं। इन शुक्राणुओं को सहायक नलिकाओं के माध्यम से अधिवृषण में पहुंचाया जाता है, जहां पर इनको इकट्ठा करके रखा जाता है और इनका मैच्योरेशन यानी परिपक्वन होता है, यानी इनमें अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता का विकास होता है। इसके पश्चात अधिवृषण से ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि के स्त्राव के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं, और मैथुन की क्रिया द्वारा ये शुक्राणु मादा की जनन नलिका में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। लगभग एक मैथुन के द्वारा 200 से 300 मिलियन शुक्राणु मादा की जनन नलिका में स्थानांतरित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्तनधारी के अंडे की संरचना की। तो स्तनधारी का जो अंडा होता है, या हम अंडाणु कहें, यह गोलाकार संरचना होती है। गोलाकार संरचना होती है तथा यह एचल होता है, यानी इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, यह गति नहीं कर पाता है। गोलाकार व एचल संरचना होती है। अंडाणु जो है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य की अधिक मात्रा होती है,
और इसमें जो पित्तक पाया जाता है, पित्तक या जिसे योग कहते हैं, इसकी मात्रा कम होती है। स्तनधारी के अंडे में या अंडाणु में कोशिका द्रव्य की तो मात्रा अधिक होती है, जबकि जो पित्तक या जो योग है इसकी मात्रा कम होती है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि स्तनधारी का जो अंडाणु जो होता है, जो अंडा होता है, यह अल्पपित्तकी होता है, अल्पपित्तकी होता है। या योग की मात्रा बहुत ही कम होती है तो इसे हम अपित्तकी भी कह सकते हैं। अब स्तनधारी के अंडे में जो योग या जो पित्तक पाया जाता है, यह इस अंडे में समान रूप से वितरित रहता है, समान रूप से वितरित रहता है। इस कारण स्तनधारी का जो अंडा है यह समपित्तकी भी कहलाता है। समपित्तकी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि योग जो पाया जाता है ये समान रूप से पूरे अंडे के अंदर फैला हुआ रहता है और इसमें जो पित्तक या जो योग की मात्रा है वो कम होती है, इसलिए इसे अल्पपित्तकी कहते हैं। और यह कोशिक जो पित्तक जो है बहुत ही कम मात्रा में है तो हम इसे अपित्तकी भी कह सकते हैं। अंडाणु का जो व्यास है यह 100 से 150 माइक्रोमीटर तक होता है। अंडाणु का व्यास 100 से 150 माइक्रोमीटर तक होता है। तो हमने क्या कहा कि स्तनधारी का जो अंडा है यह गोलाकार व ऐचल होता है, जिसमें कोशिका द्रव्य की अधिक मात्रा के साथ कम मात्रा में पित्तक या योग पाया जाता है। इस कारण इसे अल्पपित्तकी कहते हैं। और चूँकि इसके अंदर जो पित्तक है यह समान रूप से वितरित रहता है तो यह समपित्तकी भी कहलाता है और इसका जो व्यास है वो 100 से 150 माइक्रोमीटर होता है। अंडाणु के बाह्य आवरण की बात करें तो इसके संरचना में 3 झिल्लियाँ हैं जो कि इसे घेरे हुए रहती हैं। अंडाणु के मध्य भाग में एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के बाहर की तरफ, यानी अंडाणु के अंदर जो सबसे भीतरी झिल्ली है जो कि केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है, उसे हम कहते हैं पित्तक झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। यह इसकी सबसे भीतरी झिल्ली होती है जो कि केंद्र को चारों ओर से घेरे हुए रहती है, जिसे हम पित्तक झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। पित्तक झिल्ली जो होती है यह महीन व पारदर्शी होती है, जिसका जो स्त्रावण है स्वयं अंड द्वारा किया जाता है। पित्तक झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, यह इसकी सबसे आंतरिक झिल्ली है जो कि केंद्र को घेरे हुए रहती है और इसका स्त्रावण जो है वो स्वयं अंड के द्वारा किया जाता है। पित्तक झिल्ली के बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, पित्तक झिल्ली के बाहर वाला जो ये जो आवरण है उसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो है यह इसका मध्य आवरण होता है जो कि मोटा व पारदर्शी होता है, मोटा व पारदर्शी होता है। जोना पेल्यूसिडा के बाहर वाला जो आवरण है उसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, यानी अंडाणु की जो सबसे बाहरी झिल्ली है जो कि जोना पेल्यूसिडा के बाहर पाई जाती है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा सबसे बाह्य आवरण है और यह भी एक मोटा आवरण होता है जिसमें कोरोना रेडिएटा की सेल्स जो है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से स्तनधारी की अंडे की संरचना में 3 झिल्लियाँ हैं। सबसे भीतरी झिल्ली का नाम है पित्तक झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाहर की तरफ है जोना पेल्यूसिडा, यह मध्य झिल्ली होती है जो कि पित्तक झिल्ली और कोरोना रेडिएटा के मध्य पाई जाती है। और सबसे बाहर वाला जो आवरण है वो कोरोना रेडिएटा का होता है जो कि एक मोटा आवरण है।